हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेबर कोड्स के बारे में बात करेंगे। जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। मैं अपने सारे नोट्स को अपने चैनल के नोट्स मास्टर वाले फोल्डर में डालता हूं, जिसका एक्सेस लेने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं बहुत सारे अपने नोट्स पोस्ट करता हूँ और अपने नोट्स के बारे में अपडेट भी देता रहता हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। नए लेबर कोड्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात, जो 29 लेबर लॉज थे उसको कैसे 4 लेबर कोड में हम लेकर आए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अ कंट्रीज लेबर कोड रेगुलेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड सेफगार्ड्स वर्कर राइट्स व्हाइल स्ट्रेंथलाइनिंग बिजनेस। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई लेबर कोड की रिक्वायरमेंट क्यों है, लेबर कोड क्या करता है। तो लेबर कोड रेगुलेट करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को, प्लस वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, प्लस बिजनेस के रेगुलेशंस को भी स्ट्रीमलाइन करता है। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं लेबर कोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और उसी 3 ऑब्जेक्टिव के साथ इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा इट encompasses द मिनिमम वेज, रूल्स फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड मेनी अदर्स। इसके अलावा और क्या क्या चीजें करता है, तो पहले तो इंश्योर करता है कि भाई मिनिमम वेज लोगों को मिले। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर रूल्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर रूल आते हैं, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर रूल्स आते हैं। ये सब कुछ हम लेबर कोड्स में और लेबर लॉज में कवर करते हैं। The government of India has amalgamated at 29 labor laws into 4 labor codes। जैसा मैंने आपको बताया था 29 लेबर लॉज थे हमारे पास, उससे हमने 4 लेबर कोड्स बना लिए। और वो 4 कौन कौन से हैं? द कोड ऑफ वेजेस 2019, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एंड कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। तो अब इन चारों के बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, बट ये याद रखने के हमारे अब 4 कोड्स हो चुके हैं 29 लेबर लॉज से। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कोड ऑन वेजेस 2019। अब इसमें क्या हुआ है? द एक्ट एम्स टू एंश्योर टाइमली एम्प्लॉय पेमेंट एंड गारंटीज अ मिनिमम वेज टू ऑल वर्कर्स। अब सबसे पहले ये जो पूरा एक्ट है इसका गोल क्या है? वो ये इंश्योर करना कि टाइमली एम्प्लॉय को पेमेंट मिले। इसके अलावा गारंटी करना कि मिनिमम वेज एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब अभी तक क्या होता था, ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए अलग तरह के रूल्स हुआ करते थे और अनऑर्गेनाइज्ड वालों के लिए तो रूल्स होते ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के लिए रूल्स को बराबर करने के लिए इसको करने की कोशिश की है। और इससे अब ये होगा कि जो उनके वेजेस हैं, उनका जो टाइमली पेमेंट है, वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों का टाइम पे होना चाहिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द लार्जली इन द अनऑर्गेनाइज्ड। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। तो उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होता है, उनके साथ बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें कई बार पता भी नहीं चलती और रिपोर्ट भी नहीं होती, राइट। और उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। The act also introduced the concept of floor wage, where the center will decide after considering worker living standards in different regions। अब एक चीज और जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है वो है कंसेप्ट ऑफ फ्लोर वेज। फ्लोर वेज का मतलब ये होगा कि सेंटर पहले देखेगी कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, कौन से रीजन में रह रहे हो, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का होना चाहिए, कितना मिनिमम पेमेंट वहाँ पे होना चाहिए लोगों को। तो सेंटर उसके हिसाब से देख करके फिर डिसाइड करेगी कि फ्लोर वेज उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा। डिफरेंट रीजन का फ्लोर वेज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं पे लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा महंगा है, कहीं पे लिविंग स्टैंडर्ड कम, कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिकली कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम है। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट सेट अ मिनिमम वेज लोअर देन द फ्लोर वेज। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एक बार फ्लोर वेज सेट कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट उससे मिनिमम वेज नहीं सेट कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इंश्योर होगा कि एटलीस्ट वर्कर को जो लिवेबल वेज जितना होना चाहिए उतना एटलीस्ट उसको हर जगह मिलेगा। द कोड ऑल्सो प्रोहिबिट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक और यहाँ पे चीज की गई है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी रोकने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर सेम वर्क किया जा रहा है और अगर वो सिमिलर नेचर का है, तो चाहे वो मेल करे चाहे वो फीमेल करे, दोनों को इक्वालिटी से ट्रीट करे और उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। अगर हम सेम काम कर रहे हैं, सेम नेचर ऑफ जॉब कर रहे हैं, तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर ही पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। The law also stimulates punishment for contravening and any provision in the act। अगर आप कोई भी प्रोविजन को फॉलो नहीं करोगे तो इसमें गवर्नमेंट ने आपको इसमें पनिशमेंट भी देनी है। अगर आप मिनिमम वेज नहीं पे करोगे तब तो काफी ज्यादा फाइन लगेगा, और वो फाइन क्या है, ऑफेंडर को सेंटेंस भी हो सकता है 3 months का इन प्रिजन और फाइन भी हो सकता है 1 लाख रुपीज तक। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको फॉलो करें। तो ये हमारा पहला कोड हो गया एंड दैट इज कोड ऑन वेजेस 2019।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, अब जो हमारा नेक्स्ट कोड है दैट इज ऑन कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, उसके बारे में बात करते हैं। द एक्ट एक्सपैंड्स द डेफिनेशन ऑफ वर्कर टू इंट्रोड्यूस दोज वर्किंग इन स्किल्ड और अनस्किल्ड पोजीशन इन टेक्निकल, मैनुअल, ऑपरेशन एंड क्लब। ये वाला जो पूरा कोड है वो फोकस करता है डेफिनेशन ऑफ वर्कर के ऊपर कि आप किसको स्किल्ड कहोगे, किसको अनस्किल्ड कहोगे, कौन सा टेक्निकल है, कौन मैनुअल है, कौन ऑपरेशनल है, कौन क्लरिकल है, उन सबको ध्यान में रखकर उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये पूरा कोड बात करता है, एक्सपैंड करता है उसको बेसिकली। द कोड अलाउज एम्प्लॉयर्स टू इंगेज अ वर्कर बेस्ड रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर एक वर्कर बेस्ड रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयज विल रिसीव अ सेम बेनिफिट एज परमानेंट एम्प्लॉयज। अगर आपके कुछ एम्प्लॉयज परमानेंट हैं, राइट, और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज आज के टाइम पे टेम्पोररी या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की तरह काम करते हैं, बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, एक तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, प्लस अगर फिक्स टर्म के लिए आप एम्प्लॉय को रख रहे हैं तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय जितना ही उसको बेनिफिट देना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि अब तक क्या होता था कि परमानेंट एम्प्लॉयज को अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते थे और कॉन्ट्रैक्चुअल को तो कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं था। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है। It will enhance the ease of doing business by allowing companies to fewer than 300 workers to proceed with layoff, closure, retrenchment without गवर्नमेंट परमिशन। अब यहाँ पर एक चीज और अच्छी हो गई कि इससे थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, खासकर वो कंपनी जिसके पास 300 से भी कम वर्कर्स हैं, राइट। तो उनको किसी भी तरह का अगर ले ऑफ करना है, कोई क्लोजर करना है, कोई रिट्रेंचमेंट करना है, तो उनको गवर्नमेंट के बिना परमिशन के भी वो काम कर सकते हैं। छोटी कंपनी वो परमिशन के चक्करों में फंसेगी, मान लो 2-4 लोगों को मुझे निकालना है, ठीक है, या ले ऑफ करना है या क्लोजर करना है, कुछ भी छोटी कंपनी के साथ ये सब हो सकता है, राइट। तो उसके लिए गवर्नमेंट परमिशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। द एक्ट मैंडेट्स दैट वर्कर मस्ट गिव नोटिस फॉर 14 days बिफोर कॉलिंग अ स्ट्राइक और लॉकआउट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई भी तरह का स्ट्राइक करने वाले हैं या कोई भी तरह का लॉकआउट करने वाले हैं तो उसके लिए आपको नोटिस देना होगा कम से कम। ऐसा नहीं है कि आप उठे और कल जाकर के जाके स्ट्राइक कर देंगे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं कंपनीज को भी टाइम मिलेगा उसको रिजॉल्व करने का और अपने जो नेसेसरी मेजर्स है वो ले पाएगी। द एक्ट ऑल्सो प्रपोजेस सेटिंग अप अ फंड फॉर रीस्किलिंग, रिट्रेंचमेंट वर्कर और फॉर ए एम्प्लॉयर। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन कि अगर कोई भी कंपनी लोगों को निकाल रही है तो उसके पास एक रीस्किलिंग फंड होना चाहिए जो उन लोगों को ट्रेन करवाएगी। ज़्यादातर कंपनी लोगों को यही कह के निकालती है कि भाई ये लोग कैपेबल नहीं है, राइट, दे आर नॉट कैपेबल इनफ। तो अगर आप कैपेबल नहीं है तो उनको रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कहती है आपको वो फंड रखना चाहिए, सेटिंग अप फंड होना चाहिए, ताकि आप अपने एम्प्लॉयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सको और कहीं ना कहीं उससे एम्प्लॉयज़ के आप रीस्किल कर सको उनको। It assists migrant worker through the facility of compulsory helpline meant for the grievance redressal। अब किसी भी तरह का अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है और उसको किसी भी तरह के हेल्पलाइन का हेल्प की जरूरत है तो एक कंपलसरी हेल्पलाइन बनाना जरूरी है, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर होना जरूरी है। सब कुछ के बारे में ये कोड बात करता है। द एक्ट एम्स टू एनहांस वर्कप्लेस सेफ्टी एंड इक्वालिटी। इसका मेन गोल क्या है? वर्कप्लेस सेफ्टी और इक्वालिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज ऑन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कोड है ये एक्सपैंड करता है डेफिनेशन का और वो किस किस चीज को इंक्लूड करता है। पहला कंस्ट्रक्शन वर्कर, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स और सबसे इंपॉर्टेंटली आज के टाइम में गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो बहुत सारा फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं और आज के टाइम में बहुत सारे लोग गिग वर्कर्स बन चुके हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनको भी इंक्लूड किया गया है इस वाले कोड के अंदर, ठीक है। इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू नोटिफाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक ईपीएफ, ईपीएस, ईएसआई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है, चाहे वो ईपीएफ है, चाहे वो ईपीएस है, चाहे वो ईएसआई है, वो सभी एम्प्लॉयज को बताना, उनको नोटिफाई करना, उनको एम्पावर करना, उनको अवेयर कराना, चाहे वो इन सारे सेक्टर में से किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, ये बहुत जरूरी है। तो ये एम्पावर करता है ये वाला कोड। इसके अलावा इट फर्दर इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एडिशनल स्कीम्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर प्लस ये एम्पावर भी करता है गवर्नमेंट को कि भाई गवर्नमेंट एडिशनल स्कीम्स लेकर आ सकती है। किन के लिए? वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो लोग जो गिग वर्कर्स हैं, वो लोग जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनफैक्ट जो भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट जो है किसी भी टाइम पे नए स्कीम्स को ला सकती है। वो ये पावर करता है ये वाला कोड। इसके अलावा द कोड ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग अ सोशल सिक्योरिटी फंड। इसके अलावा वो ये भी एम्पावर करता है कि इसमें सोशल सिक्योरिटी फंड भी होना चाहिए जो कि वर्कर्स को सपोर्ट कर सके जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रेटिट्यूटी फॉर द फिक्स टर्म एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ द सर्विस पीरियड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी देता है कि आपको ग्रेटिट्यूटी भी देनी पड़ेगी किसको? जो लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्विस पीरियड। उनका सर्विस पीरियड कितना भी रहा हो, बट आपको ये पे करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हम इस वाले कोड में कवर करते हैं। लास्ट कोड जो है हमारा दैट इज ऑन कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, राइट।
अब इसमें क्या क्या किया गया उसके बारे में बात करते हैं। कोड अप्लाइज टू द फैक्ट्रीज विद 20 वर्कर्स। अगर कोई फैक्ट्री जिसमें 20 वर्कर भी काम कर रहे हैं तो ये कोड वहां पे अप्लाई होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां भी हो रहा है, ठीक है, वहां पे ये अप्लाई होता है। सो विद द एड ऑफ पावर एंड 40 वर्कर्स इफ इट इज टेकिंग प्लेस विदाउट पावर। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये दो सिचुएशन होती है, कहीं कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग पावर को यूज करके किया जाता है, कहीं पे विदाउट पावर को यूज किया जाता है। तो अगर पावर के साथ यूज हो रहा है तो वो 40 से कम भी हो सकता है, तो वो 20 भी हो सकता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो है वो पावर के बिना हो रही है तो इस सिचुएशन में एटलीस्ट 40 वर्कर्स वहां पे होने चाहिए, तब ये अप्लाई करेगा आपके ऊपर। The act mandates a safe working environment free from hazards that causes injury and health issues। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर भी लोग काम करते हैं उनका वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, हैजार्ड्स नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज या किसी भी तरह के इंजरीज से फ्री होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे एनुअल हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और उनका वर्किंग कंडीशंस भी टेस्ट होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, द वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि आप चेक पाएं कि वहाँ पे लोगों के लिए काम करना सेफ है या नहीं है। इट ऑल्सो गिव्स वर्कर द राइट टू रिसीव एन अपॉइंटमेंट लेटर प्रमोटिंग वर्क फॉर्मुलेशन। इसके अलावा ये भी राइट देता है वर्कर्स को कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी तरह का अगर उसको प्रमोशन भी मिल रहा है या वर्क फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है तो उसको उसके लिए रिटर्न लेटर मिलना जरूरी है, राइट। इट सेट्स द टाइम फॉर वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, वर्किंग आवर्स को 8 आवर्स होना चाहिए। एम्पावर्स वुमेन टू बी एम्प्लॉयड इन ऑल द सेक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन को भी हर जगह मौका मिलना चाहिए, इवन एट नाइट। चाहे उनको रात को भी अगर काम करना है और वो इंटरेस्टेड है तो वो कर सकती हैं, तो वो कर सकती हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनको ना लिया जाए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। बट इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना है। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन चारों जो लेबर कोड को हम लेकर आए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि ये आपके लेबर लॉज को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करता है। अब तक हमारे जो लेबर लॉज थे वो 29 थे, हर लेबर लॉज में जा के आपको समझना पड़ता था। अब आपके पास 4 कोड हैं, उन्हीं 4 कोड को आपको समझना है, तो बहुत ही यूनिफॉर्मिटी लाता है एक लीगल फ्रेमवर्क में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये गारंटी करता है बेनिफिट एंड राइट्स टू द वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड एज वेल। ये बड़ी चीज़ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे ऑर्गेनाइज्ड है चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड है, दोनों चीज़ों में आपके राइट्स और बेनिफिट्स को ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि आपको मिलना चाहिए। प्लस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बेटर तरह से रेगुलेट करता है, जो पहले कभी भी नहीं हम कर पाए। इसके अलावा इट ऑल्सो ब्रिंग्स द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इसके अलावा जितने भी इंटर स्टेट माइग्रेंट है, कोई यहाँ से स्टेट से उस स्टेट गया है तो उसके भी सारे राइट्स और सोशल सिक्योरिटी को, कोई बेनिफिट्स को कवर करता है। इसके अलावा नेशनल डाटाबेस आपको बनाना है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, उनको सारे तरह के बेनिफिट्स देने के लिए सारे तरह के गवर्नमेंट के स्कीम्स को उनको बताना है और उनको एक्सेस कराना है, जिससे कि, लेकिन अब इससे वीक क्या हुआ है, इसमें इस एक्ट में सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें कमज़ोर भी हुई है, जैसे यूनियन कमज़ोर हुआ है। इसके अलावा जितने भी तरह के जो कहते हैं ना यूनियन से रिजॉल्व हुआ करते थे वर्कर के कंसर्न्स, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर हुए हैं, क्योंकि यूनियन को इतनी पावर दी नहीं गई है इसमें। इसके अलावा जो अगली चीज इंपॉर्टेंट है, द कोड एम्स टू एनहांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पोटेंशियल लोअर कॉम्प्लाइंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं उनके लिए भी आसान होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन को फॉलो करना, इन कोड्स को फॉलो करना, कॉम्प्लाइंस करना, उनके लिए कॉस्ट कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं अभी उनको समझने में, कोड समझने के लिए एक बहुत कॉस्ट लग जाती थी कई बार। तो एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, कहीं ना कहीं ले ऑफ के ऊपर और रिट्रेंचमेंट के ऊपर, उसके लिए भी एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा क्या निकल कर आता है, तो कंक्लूजन हमारा ये निकल कर आता है कि इवन दो इससे काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, बट इसका एग्जीक्यूशन अभी इतना आसान नहीं होगा। इट विल बी सम टाइम, इसमें टाइम लगेगा इसके बेनिफिट्स को वर्कर तक पहुंचने में, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं और उन, प्लस इसमें यूनियन का क्या रिएक्शन होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। However, these reforms promise to create, इससे कहीं ना कहीं इक्विटेबिलिटी आती है, कहीं ना कहीं वर्किंग एनवायरनमेंट बेटर होता है, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर को इक्वालिटी मिलती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फायदा मिलता है। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड एंड अडॉप्टिंग, प्लस इसमें अभी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसेस जितने भी हैं, वर्कर्स हैं या जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, वो इनके साथ अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को समझें कि ये किस तरह से पूरा स्ट्रीमलाइन किया है गवर्नमेंट ने, ताकि वो उसको एग्जीक्यूट करा सकें और कर सकें, जिससे सबको फायदा मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप को ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और अगर आप मेरे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं।